कहते हैं एक माँ ही अपने बच्चों का आखिरी सहारा होती है। बच्चे सिर्फ अपनी माँ से अपने सारे दुख सुख शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जब एक बेटी के सर से उसकी माँ का साया ही हट जाए। ये कहानी है काजल की। काजल की माँ सुनीता बीमार थी। सीधे शब्दों में कहें तो सुनीता को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। माँ, क्या आप मुझे छोड़कर सच में चली जाओगी? नहीं मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तेरे साथ तेरा साया बनकर रहूंगी। अगर आप हमेशा मेरे साथ रहोगी तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि वो आपका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है? काजल की बात सुनकर सुनीता खुद को रोक नहीं पाती और काजल के सहारे उठकर उसे गले लगा लेती है। तो वहीं काजल भी अपनी माँ को जोर से पकड़कर रोने लगती है। कुछ ही देर में काजल की माँ सुनीता काजल को गले लगाए ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। काजल, छोड़ दे अपनी माँ को। तेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, वह हम सबको छोड़ के चली गई। नहीं पापा, माँ हमें छोड़कर कहीं नहीं गई। रुक जाओ थोड़ी देर पापा, अभी ना माँ ने कहा था कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, वो तो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। बेटी की ऐसी बात सुनकर रघु अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। वहीं काजल भी अपने पिता को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है। कुछ देर में रघु अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके अपनी बेटी के साथ घर आ जाता है। समय गुजरता है पर समय के साथ काजल अपनी माँ को नहीं भूल पा रही थी। रघु भी अपनी पत्नी को भूलने के लिए अपने आप को इतना बिजी कर लेता है कि अपनी बेटी को ही भूल जाता है। वो सुबह जल्दी ऑफिस जाता और देर से घर आता, जिस कारण काजल को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था। और ऐसे ही एक दिन, पिताजी, मुझे ना बहुत अकेला सा फील हो रहा है, तो क्या आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं? क्या आज हम कहीं बाहर चलें? माँ होती तो मैं माँ के साथ चली जाती, लेकिन अब माँ भी हमारे साथ नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं और आप चलें। बेटा, माफ करना, पर आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर आज मैंने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए आज का प्लान कैंसिल करके हम संडे का प्लान रखते हैं। पिता की बात सुनकर काजल कुछ नहीं कहती और गर्दन झुकाए अपने कमरे में चली जाती। अब ऐसे ही काजल अपने पिता के साथ समय मांगती और उसके पिता साफ मना कर देते, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके थे। इसलिए अपनी बेटी को समय नहीं दे पाते और काजल ऐसे ही समय मांगती रहती। और ऐसी एक रात रघु को घर आने में काफी देर हो जाती है। आज भी देर हो गई, आज भी मेरी बच्ची सो गई होगी, आज भी मैं उसे टाइम नहीं दे पाया। इतना बोलकर रघु अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी उसकी नजर काजल के कमरे पर पड़ती है, जहाँ से कमरे से आती रोशनी को देखकर वो खिड़की के पास जाता है। माँ, माँ आपको पता है मुझे आपकी कितनी ज्यादा जरूरत है ना जाने आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई। अगर मैंने आपको कभी परेशान किया था तो आपको मुझे बताना था ना, ऐसे मुझे छोड़कर क्यों चली गई। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ माँ, आपको पता है। और पिताजी भी मुझे समय नहीं देते, अगर उनका थोड़ा समय मांग लूँ तो वो मुझे साफ मना कर देते हैं। आप वापस आ जाओ ना माँ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, वापस आ जाओ माँ। अपनी बेटी की बातें सुनकर रघु को काफी तकलीफ होती है, क्योंकि रघु ज्यादातर काम में ही बिजी रहता था, इसलिए अपनी बेटी को वो जरा भी समय नहीं दे पाता था। ये देख रघु अपनी आंखों में आंसू लिए बोलता है। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ, मुझे अपनी बेटी की चिंता तो लगी रहती है, मगर मैं उसे टाइम नहीं दे पाता। मेरी बेटी कितनी अकेली हो चुकी है। इस तरह रघु उदास होकर कमरे में चला जाता है और अगली सुबह ऑफिस में बैठकर अपनी बेटी के बारे में सोचता है। तभी वहाँ पर उसका पार्टनर आता है और रघु को इस तरह उदास देखकर उससे कहता है। क्या बात है रघु, तू कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा है, सब ठीक तो है ना? हाँ यार, सब ठीक तो है, लेकिन मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता रहती है। सुनीता को गए हुए समय हो चुका है, लेकिन मेरी बच्ची अब तक उस सदमे से उभरी नहीं है और वह बहुत अकेली भी हो चुकी है। मैं उसे टाइम नहीं दे पाता बिल्कुल भी। देख भाई, तू तो काम पर चला जाता है, तेरी बच्ची हमेशा अकेले रहती है, तो उसे भी एक माँ की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। माना कि हमारी बच्ची सिर्फ 12 साल की है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो सारा काम अकेले कर ले। मोहित की बात सुनकर उसकी सहमति से वो हामी भरता है और बहुत जल्दी वो कामिनी नाम की औरत से शादी कर लेता है। रघु उन दोनों को अपने घर लेकर जाता है और अपनी बेटी काजल से बोलता है। बेटा काजल, तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं तुम्हें कभी समय नहीं देता और तुम हमेशा अकेली पड़ जाती हो। कोई बात नहीं पिताजी, अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा गिफ्ट लेकर आया हूँ जिससे तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी।
बेटा काजल, आज से तुम्हारी नई माँ और तुम्हारी नई बड़ी बहन भी है। आज से तुम इनकी सारी बात मानना और आज से तुम्हारा अकेलापन सब दूर हो जाएगा। अब तुम लोग साथ में रहोगे, तुम्हें माँ की कमी अब महसूस नहीं होगी। बेचारी माँ के प्यार को पाने के लिए अपनी सौतेली माँ को वो अपना लेती है। पर कौन जानता था कि माँ के प्यार के लालच में जिस काजल ने अपनी सौतेली माँ को अपनाया था, वो उसे बेटी माने की भी आ नहीं। ऐसे ही एक दिन काजल स्कूल से घर आती है, जहाँ वो घर को फैला देखकर अपनी माँ से सवाल करती है। माँ, ये घर इस तरह क्यों फैला हुआ है? ये घर मैंने तेरे लिए फैलाया है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं माँ। माँ, माँ ये आप क्या कर रही हो? आखिर आप मुझे इस तरह क्यों मार रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या माँ? तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो मुझसे हुई है जो मैं तुझे सर पे चढ़ाती गई। अरे आज मेरी थोड़ी सी तबीयत का खराब है और मैंने काम नहीं किया तो तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। मैंने तुझे घर के काम करने के लिए क्या बोल दिया? तू तो मुझसे सवाल जवाब ही करने लगी। पर मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक तू इस घर में है ना, तुझे इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे। इतना कहकर कामिनी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है तो बेचारी काजल को ड्रेस खोले बिना ही घर के कामों में लगना पड़ता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब काजल की दूसरी माँ के अत्याचारों की आदत उसे हो चुकी थी। समय का पहिया यूं ही चलता है। देखते ही देखते 8 साल गुजर जाते हैं। 8 साल में काजल भी शादी के लायक हो चुकी थी और कामिनी अपने पति रघु से कहती है। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी ना, हमारी काजल की उम्र हो चली है, समय के साथ हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। हाँ कामिनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम्हारी नजरों में कोई लड़का है तो तुम देख लो, बाकी मैं भी अपनी बच्ची के लिए कोई ढंग का घर और लड़का पता करता हूँ। अरे रिश्ता ढूंढना ही क्यों है? मेरी बहन की जेठानी की बहन का लड़का है ना, अच्छे घर से है, अमीर भी है, बड़ा घर है, खुद का बिजनेस है। हमारी काजल वहाँ बहुत खुश रहेगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलाओ बात आगे। रघु की रजामंदी मिलते ही काजल का रिश्ता सोहन नाम के लड़के से वो करवा देती है और जल्द दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल अपने ससुराल जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जैसा उसकी माँ ने उसके पिता को बताया था वैसा वहाँ पर कुछ नहीं था। सोहन का बड़ा घर नहीं बल्कि एक टूटा फूटा घर था। सोहन कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मजदूर था। देखकर काजल अपनी किस्मत को कोसते हुए खुद से कहती है। हे भगवान, लगता है दुख मेरी किस्मत में ही लिखा है। आखिर मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी सजा तू मुझे अब दे रहा है। इतना बोलकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वहाँ पर सोहन आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इस घर को देखकर क्यों रही हो? हाँ, अरे अरे मैं मानता हूँ मेरा घर छोटा है, तुम्हारे बाप जितना बड़ा तो है नहीं। मेरा मतलब है तुम्हारे पिताजी जैसा बड़ा घर तो है नहीं। जब मैं उतने पैसे वाला नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की ना मैं कमी नहीं होने दूंगा। हाँ सच्ची। मैं जानती हूँ सोहन जी, आप मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। काजल भी इसे अपनी किस्मत समझकर अपनी शादी और ससुराल को अपना लेती है। पर कौन जानता था कि काजल के ससुराल वाले उससे नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार करते थे। और ऐसे एक दिन सोहन पीकर अपने घर आता है और काजल से कहता है। जान, ओ मेरी जान, क्या कर रही हो तुम? हाँ देखो, तुम्हारे बाप का इतना बड़ा बिजनेस है, कितने नौकर चाकर है, बहुत पैसा है बुड्ढे के पास। लेकिन क्या फायदा ऐसे बाप होने का जब बाप अपनी बेटी के लिए कुछ करे ही ना। सुनो मेरी बात ध्यान से, अपने बाप को बोलो कि मेरे लिए एक बड़ा सा घर बनवा के दे, ताकि मैं उसमें आराम से रह सकूं, आराम से खा पी सकूं। और हाँ, बुड्ढे से ये भी बोलियो कि मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दे, क्योंकि ये छोटा मोटा काम करके मैं थक गया हूँ। मुझे बड़ा काम करना है, बहुत पैसा कमाना है और बहुत सारी अच्छी अच्छी दारू पीनी है। सोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? माना कि मेरे पिताजी अमीर और बिजनेसमैन हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो घर बनवा देंगे और तुम्हें मुफ्त में नौकरी देंगे। अरे तुम खुद कमाना सीखो ना। जब तुम खुद नहीं कमा पाओगे तब तक तुम्हें पैसों का मोल नहीं पता चलेगा। क्या बोली तू? हाँ, पैसों का मोल तब पता चलेगा मुझे जब मैं खुद कमाऊंगा। ओहो,
तो इस हिसाब से पति का मोल तो तुझे तब पता चलेगा जब तू पति के हाथों से मार खाएगी। चल, आज तुझे अपने हाथों से मार खिला ही देता हूँ। तू भी क्या याद रखेगी कि मेरे पति ने मुझे सिखाया कि पत्नी कैसे बनते हैं। काजल की बात सुनकर सोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन काजल भी ठान लेती है कि वो अपने पिता को कुछ नहीं बताएगी। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ मासूम काजल पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अरे क्या बहू, अरे तूने अपने बाप से कहकर पहले ही मेरे लिए एक घर ले लिया होता और मेरे बेटे के लिए काम मांग लिया होता तो आज तेरी ये हालत ना होती। देख तो सही, तेरे सुंदर से इस मुखड़े पर मेरे बेटे ने कितने दाग डाल दिए हैं। माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिताजी से कुछ नहीं मांगूंगी। मैं उन्हें ये तक नहीं बताऊंगी कि मैं यहाँ कितनी तकलीफ में हूँ। ठीक है, अगर तू अपनी जिद पर अड़ी रहेगी, खा मेरे बेटे से मार, ऐसे ही मार खाती रहेगी फिर तू। इतना बोलकर सास वहाँ से चली जाती है और काजल अपने बाकी के कामों में लग जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ काजल के ऊपर इतना अत्याचार हो चुका था कि वो हिम्मत हार जाती है। अरे करम जली उल्टा, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू समझती क्या है खुद को? अरे तेरे बाप के पास इतना पैसा है, उसमें से थोड़ा बहुत मुझे दे देगा तो क्या हो जाएगा उस बुड्ढे का? लेकिन नहीं, मुझे क्यों देगा? मैं तो मजदूरी करूंगा। वही चाहता है वो बुढ़ा। तुझे पता है, तुझसे शादी करने से पहले मैंने सोचा था कि शादी के बाद बहुत सारी दौलत मिलेगी, घर मिलेगा, जॉब मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिला? बाबा जी का घंटा। लेकिन गलती कर दी मैंने। तेरी जगह किसी और से की होती ना तो कुछ तो मिलता। चल कोई बात नहीं, गलती मैंने की है तो गलती सुधारूंगा भी मैं। और वैसे भी तू ही कहती है ना कि मुझे खुद सबको सीखना चाहिए। चल, आज मैं नए तरीके से तुझे मारना सीखता हूँ। हाँ, तुझसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और आज मैं इस गलती को सही कर दूंगा। तुझे तो मैं सुधारूंगा। इतना बोलकर सोहन एक बार फिर से उसे टॉर्चर करके वहाँ से चला जाता है। काजल भी ठान लेती है कि अब वो इन सब चीजों से निकल कर ही रहेगी। बहुत कर लिया तुमने मुझ पर अत्याचार और बहुत सह लिया मैंने खुद पर अत्याचार, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब ना तो मैं अपने ऊपर अत्याचार सहूंगी और ना तुम्हें करने दूंगी। आज मैं मेरी कहानी यहीं खत्म कर दूंगी। एक मासूम लड़की पर अत्याचार हो, उससे अच्छा है वो मासूम लड़की हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए। इतना बोलकर काजल अपने पिता को वीडियो मैसेज करती है और अपने दुख को बयां करती है और साथ ही वो उसकी माँ के साथ अपने ससुराल वालों का खुलासा भी करती है। और अपनी दर्द भरी जिंदगी से जूझ रही काजल अपने आप को खुद से जिंदगी से आजाद कर देती है। ये वीडियो उसके पिता रघु देखते हैं और भागते हुए अपनी बेटी के ससुराल आते हैं, जहाँ अपनी बेटी की लाश देखकर वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। मेरी बच्ची, तूने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तू अपने दर्द को मुझे बता सके। और मैं कितना बदनसीब बाप हूँ जो अपने बेटी के आंसू को देख नहीं सका। उसे जब मेरी जरूरत थी तब मैंने उसे एक सौतेली माँ को पकड़ा दिया जो उसको कभी नहीं देख सकी। जब उसे एक जीवन साथी को चुनना था तो उसने मौत को चुना। लेकिन कोई बात नहीं बेटी, मैं तेरी मौत को जाया नहीं जाने दूंगा। तेरे कातिलों को मैं जरूर सजा दिलाऊंगा। इस तरह रघु अपनी पत्नी कामिनी और अपनी बेटी के ससुराल वालों को सलाखों के पीछे डलवा देता है और सब कुछ त्याग कर आश्रम चला जाता है। उमा ने अपने बेटे गोपाल की कुछ ही महीनों पहले शादी की थी। गोपाल पहले भी अपने दोस्तों के साथ घूम फिरकर अपनी जिंदगी काट रहा था और अब भी उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था कि आखिर घर कैसे चलाना है या जिम्मेदारियां कैसी होती हैं। कोई मतलब नहीं था। बहू, तूने गोपाल को चाय दिया? उसे बिस्तर पर ही चाय पीने की आदत है, तू तो जानती है। माँ जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ आप उन्हें हर चीज में सपोर्ट करती हो। ना वो जल्दी उठते हैं ना उन्हें काम के लिए कहती हो। बस मेरा लाल पीला खाना खाया, सो जा, थक गया होगा। अरे रे रे बहू, मान गई तुझे। क्या सच्चाई बताई है तूने उमा को। लेकिन अफसोस, उमा को इससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बहू, तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। ये मेरा घर है, समझी ना? तो अपनी मर्जी भी मत चला, यहाँ मेरी चलेगी।
अगर तुझे लगता है कमाना इतना ही आसान है तो तू कमा कर दिखा मुझे। कुछ भी बोलूं माँ, लेकिन तू अगर यही बात अपने बेटे को कहती तो वो भी तो कमाने की सोचता। कल को क्या सारी जिंदगी तेरी बहू ही तेरे बेरोजगार बेटे को कमा कर खिलाती रहेगी? देख विमला, तू तो जानती है एक लौता बेटा है मेरा, और जब इसके पिता कमा रहे हैं तो उसे क्या जरूरत है कमाने की। और ये आज की आई औरत मेरे बेटे को कमाने को कह रही है, जबकि मेरे बेटे को मैंने खुद कमाने को नहीं कहा कभी। हाँ हाँ, और चढ़ा अपने बेटे को सर पर। जिस दिन कमाने को कहेगी तो बस सबसे पहले तुझे ही घर से निकालेगा। अरे नहीं नहीं विमला, ऐसे दिन नहीं आएंगे, तू चिंता ना कर। इधर चंपा को उसकी सास की बात दिल पर लग जाती है। अगले ही रोज चंपा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने कल कहा ना कि मुझे बाहर जाकर कमाने की जरूरत है, तब मेरी अक्ल ठिकाने आएगी तो मैं काम करने को तैयार हूँ। लेकिन तुझे काम देगा कौन? किस चीज का हुनर है तेरे अंदर? माँ जी, वो मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस मैं आपको बताने आई थी कि मुझे काम करने के लिए बाहर जाना है, तो अब से घर के काम आप करोगी। अरे रे रे, मेरी बहू को मेरी बातों का इतना बुरा लगा कि वो बातों को दिल पर लगा कर बैठ गई। चल ठीक है, 1 महीना दिया तुझे, तू मुझे कमा कर दिखा। चंपा अपनी सास की बातों को दिल से लगाए बैठी थी, लेकिन अब वो सोचने में लग जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जो कम समय में अच्छे पैसे कमा ले। मुझसे 8-9 घंटे की ड्यूटी तो होगी नहीं। मैं तो ऐसा कोई काम करना चाहती हूँ जिसमें रोज का 4-5 हजार कमा लूं। लेकिन क्या, फिर तो मोमो की रेडी लगा लेती हूँ। लेकिन मोमो तो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर मिलती है, कुछ अलग तो करना ही होगा। अरे माँ, मेरी कमर टूट गई। किस निकम्मे ने ये केले से याद आया, मैं तो केले के पराठे भी मस्त बनाती हूँ। अब अगले ही दिन सुबह चंपा घर से निकल पड़ती है, अपनी सास को बताकर कि वो कहीं जॉब नहीं करना चाहती, लेकिन पराठों की दुकान लगाना चाहती है। उसकी सास भी मान जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बहू के बस का कुछ भी नहीं है। अरे रे रे बहन, तुम्हें देख के तो मुझे दया आ रही है, लेकिन तुम्हारे हौसले को तो सलाम है। अब क्या करूं बहन, एक तो भगवान ने बचपन में मुझसे आंखों की रोशनी छीन ली, और जिस घर में शादी हुई वो भी शराबी जुआरी निकला। अरे सच में, मुझे तो तुम्हारी कहानी सुन के आंसू ही आ गए। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, बस ये केले के पराठे देखकर आ गई। जी बताइए, आपको कितने पराठे चाहिए? 2 पराठे लगा दो बहन। चंपा ये सब इसलिए कर रही थी ताकि लोग उसे अंधा और बेबस समझकर पैसे तो देकर ही जाएंगे, साथ में उस पर दया खाकर उसकी दुकान पर भी आएंगे। और होता भी ऐसा ही है। पहले दिन चंपा के ठेले के पराठे की बिक्री अच्छी खासी हो जाती है। कितनी अच्छी बिक्री हुई है आज पहले ही दिन। जाकर माँ जी को बताऊंगी। देखो माँ जी, अब तो मान गई ना कि कोई काम मुश्किल नहीं होता है, बस करने का मन होना चाहिए। अब देर शाम चंपा घर आती है तो वो अपने अंधे वाले किरदार को घर के बाहर ही छोड़ कर आती है, क्योंकि घर वालों को तो बस ये पता था कि चंपा ने खाने पीने की छोटी सी दुकान लगाई है। माँ जी, 1 कप चाय ले आओ, आपकी बहू आई है। माँ जी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, चाय के साथ साथ पकोड़े मिल जाते तो और भी मजा आ जाता। राम रे राम, एक दिन तू क्या घर से निकली, तेरा तो मिजाज ही बदल गया। माँ जी, आज से आपकी बहू बस हुक्म चलाएगी और मैं जो भी कहूँगी वही होगा। देख रही हो, पहले दिन का बिजनेस। बहू, क्या बात है, तूने तो कमाल ही कर दिया। सही कहा है किसी ने, आजकल के बच्चे खाने के पीछे कितने पागल हैं, और पागल भी हैं तो अच्छा है ना। मेरी बहू का काम तो इससे ही निकलेगा। वापस करो माँ जी मेरे पैसे, इसमें से आपको मैं कुछ ही पैसे दूंगी, बाकी का मैं अपने भविष्य के लिए रखूंगी। पहले दिन की कमाई देखकर उमा की आंखें भी चौंधिया जाती हैं। अब घर का काम उमा खुद करती और अपनी बहू को दुकान भेज देती। लोग भी चंपा को अंधी समझकर उसकी दुकान पर केले के पराठे तो खाने आते, साथ ही चंपा को 150 देकर भी जाते।
ये तो मेरे पति की तरह लग रहा है। नहीं नहीं, ये मेरा पति ही है, लेकिन इधर क्यों आ रहा है? इसे तो मैंने अपनी दुकान का पता भी नहीं दिया था। अरे चंपा, ये तो तुम्हारी दुकान है। अरे वाह, भीड़ तो अच्छी खासी है। मैं लोगों से पैसे वसूलूं क्या? अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही सब कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे लिए भी एक पराठा लगा दो। और तुमने ये अंधों की तरह चश्मा क्यों लगा रखा है? अंधी तो नहीं हो गई हो कहीं? ये सुनकर वहाँ मौजूद एक आदमी गोपाल की अच्छे से धुलाई करता है और चंपा भी कुछ नहीं कह पाती। अब गोपाल घर पहुँचता है। अरे मेरे लाल को क्या हुआ? किसने मारा मेरे बेटे को? किसकी इतनी हिम्मत के मेरे बेटे को मारे? कहीं लड़की छेड़ रहा होगा तो पिट गया, और तू तो इतने चौड़ में ऐसे कह रही है मेरा बेटा, जैसे तेरा बेटा कोई आईपीएस ऑफिसर हो, आवारा कहीं का। विमला, ऐसे वक्त में भी तू अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं रख सकती है क्या? माँ, ये और किसी ने नहीं किया, ये सब आपकी बहू का किया धरा है। मुझे उसने अपनी दुकान पर मौजूद लोगों से बुरी तरह पिटवाया है। अरे लेकिन तू वहाँ करने क्या गया था, ये तो बता। माँ, मैं तो केले के पराठे की दुकान देख रहा था वहाँ। मुझे क्या पता ये दुकान चंपा की है। अब मैं चंपा को देख खुश होने लगा और उससे कहा कि ये काला चश्मा कैसे? वहाँ मौजूद एक आदमी ने मुझे पीट दिया। कमीने, एक तो वो इतना अच्छा कमा रही है, ऊपर से तू वहाँ गया होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ और कुछ बोला होगा, तभी तो पिट कर आया है। मैं तो कहती हूँ माँ, और मारी से। एक तो बेचारी सुबह सुबह काम के लिए निकलती है, ये वहाँ भी जाकर कलेश करके आया है। चुपचाप जाकर घर में बैठ जा, समझे? और हाँ, कल से तू भी काम पर जाएगा। मुझे भी एंड में महीने के तेरे हाथ से पैसे चाहिए, वरना तुझे मैं घर से धक्के मार कर निकालूंगी। आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं सच कह रहा हूँ। माँ वो अंधों वाला चश्मा लगाकर काम कर रही थी, तभी उसे लोग पैसे देकर जा रहे थे। सच में तेरा बेटा कोई नशा करता है। तेरी सही सलामत बहू को अंधी कह रहा है। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या हो गया है। अब देर शाम चंपा घर आकर एक की चार लगाकर अपनी सास को बताती है, जिसके बाद सुबह ही उमा गोपाल को उठाकर काम पर जाने को कहती। लेकिन गोपाल की बातें भी उमा के मन में खटक रही थी। अब देर शाम उमा केले के पराठे की फेमस दुकान के बारे में पूछते हुए अपनी बहू की दुकान पर पहुंचती है। सच में बहू ने ये काला चश्मा क्यों लगा रखा है? और ये छड़ी तो अंधों के हाथ में होती है। सुनिए बहन जी, एक केले के पराठे लगा दीजिए। हाँ हाँ, अभी लगाती हूँ। वहाँ जितने भी लोग थे वो चंपा के केले के पराठे की तारीफ कर रहे थे। ऐसे में उमा भी चंपा से केले के पराठे लेती है और अलग भीड़ में खाने लगती है। पराठे तो वाकई लाजवाब हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। उमा उस वक्त तो अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन देर शाम जब चंपा घर आती है और उमा को पैसे देने लगती है तो उमा उन पैसों को लेने से मना कर देती है। बहू, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई। मुझे सब सच सच बता, तू ये अंधे होने का नाटक क्यों कर रही है? ऐसी कमाई से हम अपना घर चलाएंगे क्या? तू इतने अच्छे पराठे बनाती है तो तुझे अंधे होने का नाटक क्यों करना है? माँ जी, वो ये सब मैं माँ जी। तो तुझे काम नहीं मिला? अरे मिलेगा भी कैसे, जब तूने कभी काम करने का मन ही नहीं बनाया। और बहू, तू कल से अगर चाहती है कि तू अपनी दुकान पर जाए तो सबसे पहले अपने ये अंधे होने का नाटक भूल जा। तो माँ, आपको पता चल गया ना ये कैसे अंधी बनकर पैसे कमा रही है? अब कल से तू भी बहू की दुकान पर जाएगा और उसके साथ काम करेगा, समझा ना? अब अगले ही दिन चंपा भी अपने ग्राहकों से माफी मांगती है, जिससे उसके ग्राहक तो कम हो जाते हैं, लेकिन चंपा को भी महसूस होता है कि जो उसने किया वो सही नहीं था। जिसके बाद गोपाल और चंपा मिलकर केले के पराठों की दुकान चलाते हैं।